अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जावा में लेआउट मैनेजर्स की। लेआउट मैनेजर से मुराद ये है कि अब तक जब हम एक फॉर्म क्रिएट करते थे जावा में और हम लिखा करते थे f1.set लेआउट, तो आपको याद हो कि हम वहाँ पे लिखा करते थे नल। इस नल का मतलब ये है कि हम एक फॉर्म में जो कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं, चाहे वो बटन्स हैं, लेबल्स हैं या टेक्स्ट फील्ड्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट हम किसी लेआउट मैनेजर के ज़िम्मे नहीं लगाना चाहते। हम उसे ख़ुद अरेंज करना चाहते हैं। जिस तरह एक हमारे पास स्पेस है और उस स्पेस में हम कुछ चेयर्स अरेंज करना चाहते हैं, कुछ सेटअप अरेंज करना चाहते हैं, और वो सेटअप अरेंज करने के लिए अगर हमने लेक्चर के लिए वहाँ पे स्पेस प्रिपेयर करनी है, चेयर्स को अरेंज करना है, तो हमारे पास उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंदर जो लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हम उन्हें कहेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी स्पेस है और ये हमारी चेयर्स हैं, इनको लेक्चर्स के लिए हमें अरेंज करके दें। तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो जाएगी कि रोज़ कितनी होनी चाहिए, कॉलम्स कितने होने चाहिए, उन रोज़ या कॉलम्स के दरमियान स्पेस कितनी होनी चाहिए। इसी तरह अगर हमें किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के अंदर हमें किसी हॉल या लेक्चर थिएटर के अंदर हमें कोई पार्टी अरेंज करनी है, तो जो पार्टी अरेंज करने के लिए जो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो अफराद मौजूद होंगे, जो डिपार्टमेंट मौजूद होगा, हम उन्हें कहेंगे कि आप हमें अरेंजमेंट करके दें पार्टी के लिए। फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अरेंजमेंट कैसा करते हैं। इसी तरह अगर हमें एग्ज़ाम्स के लिए अरेंजमेंट करनी है तो हम एग्ज़ाम्स डिपार्टमेंट को कहेंगे कि हमें, तो यहाँ पे हम यूँ समझ लें कि हम लेआउट मैनेजर्स को उन चीज़ों को अरेंज करने का कह रहे हैं। लेकिन अब तक हमने जो कहा था, हमने कहा था नल, यानी कि हमें किसी लेआउट मैनेजर की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अरेंज कर लेंगे। हम खुद क्लास के अंदर चेयर्स अरेंज करेंगे, कितनी रोज़ होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के दरमियान स्पेस क्या होगी, रोज़ के दरमियान स्पेस क्या होगी, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने ज़िम्मे ले ली थी। तो हमने ये कहा था कि फॉर्म का जो लेआउट है उसको हमने कहा था नल, कि हमने कोई लेआउट मैनेजर यूज़ नहीं करना। तो आपने देखा था कि जब हम खुद सेट बाउंड करते हैं, उसकी एक्स और वाई एक्सिस देते हैं, हम उसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं, तो अब एक बड़ा मुश्किल काम है उन कोऑर्डिनेट्स को समझना, उन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपरली एडजस्ट करना। बाज़ औक़ात बटन्स ओवरलैप हो रहे होते हैं, कॉलम्स ओवरलैप हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे नल के बजाय किसी न किसी लेआउट मैनेजर को कॉल करेंगे। अब जावा में जो लेआउट मैनेजर हैं, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बाद में देखेंगे, जो लेआउट मैनेजर्स हैं डिफरेंट किस्म के हैं। एक है लेआउट जो है वो फ्लो लेआउट, फिर है हमारे पास ग्रिड लेआउट, और फिर है हमारे पास बॉर्डर लेआउट। तो ये डिफरेंट इस तरह के और भी बहुत से लेआउट हैं। हम तीन इन्हीं लेआउट्स की बात करेंगे, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट और बॉर्डर लेआउट की। यानी कि यहाँ पे जब हम फॉर्म लेआउट सेट कर रहे हैं तो एक्चुअल में जावा में इन लेआउट्स के नाम के साथ हमारे पास जावा में क्लासेस मौजूद हैं। तो हम इनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक फ्लो लेआउट का हम ऑब्जेक्ट बनाएं, OB = न्यू फ्लो लेआउट। तो ये हमने फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बना दिया है। या फिर हम यहाँ पर बना सकते हैं ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट बना दें आप। लाइक ग्रिड लेआउट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा जी, आपको पता ही है क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। OB1 = न्यू ग्रिड लेआउट। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे हम किसी ना किसी लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। लाइक ये जो फ्लो लेआउट है ना, ये जो OB हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे हम OB पास कर देंगे। इसका मतलब ये है कि उस फॉर्म में ऐड किए जाने वाले जो कंपोनेंट्स होंगे, उनको जो अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसकी है। और ये क्या चीज़ है, OB है। और ये किसका OB है, फ्लो लेआउट का। तो फ्लो लेआउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पास कर दें। या फिर एक और जो शॉर्टकट टेक्निक यूज़ होती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट फ्लो लेआउट। तो सॉरी, फ्लो लेआउट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ये
यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये हम ये कॉल करते हैं तो ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसको हम यहाँ स्टोर कराते हैं और फिर यहाँ तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पास कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने फॉर्म का जो लेआउट है उसको सेट करने के लिए हमने लेआउट मैनेजर को कह दिया। तो अब हम देखते ये हैं कि जी, तो अब हम देखते हैं कि फ्लो लेआउट जो है वो कैसे काम करता है। लिखें यहाँ पे अगर मैं एक फॉर्म बनाऊँ, लाइक ये एक फॉर्म है मेरे पास, ये फ्रेम बना दिया मैंने, और इस फ्रेम में मैं कंपोनेंट्स ऐड कर रहा हूँ। ये बटन है या टेक्स्ट फील्ड या लेबल या कोई भी कंपोनेंट है। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लाइक ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। अब फ्लो लेआउट क्या करता है कि आप जितने भी कंपोनेंट्स बना लेते हैं, लाइक ये मेरे पास कंपोनेंट्स हैं, ये 3, 4, 5 कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह आपने अभी लास्ट टाइम एग्जांपल में देखा था कि हम पहले बटन्स क्रिएट करते हैं और फिर हम उनको फॉर्म में ऐड करते हैं। तो जब हम इसको फॉर्म में ऐड करते हैं तो पहला जो कंपोनेंट होगा वो फ्रेम की इस जगह पे ऐड होगा, बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो उसी के साथ ऐड हो जाएगा। अब थर्ड कंपोनेंट जो है वो यहीं पे उसी के साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर ये कंपोनेंट मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ ऐड हो जाएगा। अब ये कंपोनेंट है, अगर इसका साइज़ इतना होता कि वो इस जगह पे एडजस्ट हो सकता तो हो सकता है, वरना ना होता, वरना यहाँ होगा। अब अगर इसी तरह का और कंपोनेंट है वो यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ आ जाएगा। तो फ्लो लेआउट एक फ्लो में कंपोनेंट्स ऐड करता रहता है। एक रो को पहले फिल करता है जितनी वहाँ स्पेस होती है और फिर उसको नेक्स्ट रो स्टार्ट कर देता है। तो हमें जो हम लिख रहे थे ना b1 डॉट सेट बाउंड, और फिर हमें वहाँ पे x और y की वैल्यू दिया करते थे, हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है। एक कंपोनेंट के अंदर जितना टेक्स्ट है, जितनी उसको स्पेस चाहिए उतनी स्पेस दे दी जाती है, और फिर वो फॉर्म के फ्रेम के एक साइड से फिल होना फ्रेम को स्टार्ट कर दिया जाता है जहाँ तक के वो कंपोनेंट्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये सिंपल के फ्लो लेआउट है। लेकिन इस फ्लो लेआउट का एक और प्रॉब्लम ये है, इसको आप प्रॉब्लम कह लें या इसका फीचर कह लें, कि अगर हम इस मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये फॉर्म इसको मैंने रन किया हुआ है और ये आउटपुट है, और मैं इस फ्रेम की विड्थ को बढ़ा देता हूँ। जब मैं विड्थ को बढ़ाऊंगा तो उस विड्थ के मुताबिक जितने भी कंपोनेंट्स एडजस्ट हो सकते हैं, अगेन अब तो यहाँ स्पेस बन गया तो यहाँ ऐड हो जाएगा, ये यहाँ ऐड होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ नहीं है स्पेस तो फिर ये यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं इसकी विड्थ को फ्रेम को ड्रैग करके कम कर देता हूँ तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो यूँ आ जाएंगे। यानी कि ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये यहाँ ऐड है, इसके लिए यहाँ स्पेस नहीं है, ये यहाँ आ जाएगा, इसके लिए यहाँ स्पेस अगर होती तो ऐड होता, नहीं है तो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह कॉलम में आ जाएंगे। तो फ्लो लेआउट जब आप रखते हैं और फ्रेम की जब आप विड्थ या हाइट चेंज करते हैं तो उन कंपोनेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल ये फ्लो लेआउट की फंक्शनैलिटी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात नहीं है कि उसका अरेंजमेंट या जो सीक्वेंस है वो चेंज का। एक तो इसका हल ये है कि आप इसकी जो विड्थ और हाइट को चेंज करने वाला जो ऑप्शन है उसे आप डिसेबल कर दें, यानी कि हम उसे चेंज कर ही ना सकें। आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे, लाइक मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँ तो मुझे इसका वो चेंज करने का इसका तो दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर हम इस ऑप्शन को ख़त्म कर सकते हैं कि जी वो चेंज ही ना किया जा सके, तो ऐसा कर लें ताकि आप। लेकिन अगर आप फिर भी कहते हैं कि नहीं हमने चेंज, तो फिर भी हमें ये डिस्टर्ब कर, तो आप ये वाला लेआउट मैनेजर यूज़ ना करें। इन शॉर्ट ये है कि ये वाला लेआउट मैनेजर जो आपने यूज़ किया है न्यू फ्लो, ये काम करता है और ये ऐसे काम करता है। आप इसकी वर्किंग को चेंज नहीं कर सकते। आपको पसंद है तो आप इसे यूज़ करें, नहीं पसंद तो आप ना यूज़ करें। आप ग्रिड लेआउट यूज़ कर लें, कोई और फ्लो लेआउट मैनेजर यूज़ कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रिड लेआउट और बॉर्डर लेआउट की वर्किंग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।